Hello and welcome to Unfold IAS, where we not only just unfold the facts but also cover the important aspects of UPSC's critical thinking. So, students, this is our sixth lecture in continuation of our series, which we have started for analyzing the UPSC prelims PYQs from the year basically from 2015 to the year 2025. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से पहले अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे सो काइंडली गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक दोज लेक्चर्स आल्सो. ओके सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 2022 का ही हम पार्ट 2 इन कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद विच वी हैव डिस्कस्ड 7 to 8 important questions. Okay students, so this is the continuation. So the next question asked from the 2020 economics PYQ is, with reference to the expenditure made by an organization or company, which is correct? Acquiring new technology is capital expenditure, debt financing is capital expenditure, while equity financing is revenue expenditure. Select the correct code out of it. So students, you have to pause the video and just try to answer it. Okay, so the correct answer is option number A, that is 1 only. Let's see how we have reached this answer. Okay students, so सबसे पहले ये देखिए कि एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या दूसरा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2025 और 2024 में भी इसके एस्पेक्ट्स के रिलेटेड पूछा गया था एंड आप देखिए 2022 में भी यही वाली ही थीम है जिसकी रेपिटेशन हुई थी. ओके, तो रेवेन्यू वाली कौन सी होगी? जो आपके एसेट्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, जो आपकी लाइबिलिटी पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे. प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर अफेक्टिंग योर एसेट्स, विच आर अफेक्टिंग योर लाइबिलिटी. सो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस, बिल्कुल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्यों कैपिटल है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस लेकर आते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आपके पास आती है, यानी कि आपका एसेट इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. It is correct. Debt financing is considered as capital expenditure, while equity financing is as revenue expenditure. तो students see, debt financing means जो आपने कोई कर्जा लिया हुआ है उसको चुकाने के लिए आप पैसा उधार पर ले रहे हो, फाइनेंस ले रहे हो, एक और उधार ले रहे हो, इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, डेप्ट फाइनेंसिंग में तो आप उधार ले रहे हो ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होगा? ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी आपका नहीं है. वाई? बिकॉज financing either through debt or through equity is not expenditure classified as capital or revenue. Debt financing तब होती है जब एक कंपनी बोरो करती है कुछ भी बोरोड फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए. एंड बोरोड मनी कैन बी यूज, अब आप किसी चीज़ से आप पैसा ले रहे हो है ना, बोरो कर रहे हो, तो हो सकता है आप फाइनेंस कोई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए कर रहे हो सकता है कि आप कोई पुराना डेप्ट उतारने के लिए दे रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए अगर तो आप टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो तो वो कैपिटल हो जाएगा, अगर आप डेप्ट उतार रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा. तो यहाँ पर ये चीज़ स्टेटमेंट की कंफ्यूजन रहती है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कर सकता है, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, इसीलिए ये कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, सिमिलर विद द इक्विटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Next question is, with reference to Indian economy, consider the following statements. Share of household financial savings goes towards government borrowings. Dated securities issued at market rate interest in the auctions form a large component of internal debt. Which of the following statement is correct? Okay students, pause कीजिए and answer दीजिए. So the correct answer is here option number C, both 1 and 2. Let's see, a share of household savings. अगर कोई हाउस होल्ड सेव करे तो उसका वो कह रहे थोड़ा सा पोर्शन गवर्नमेंट बोरोइंग्स की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल ही जी ये जा सकता है, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट. डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट. इंटरनल डेप्ट होता है जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर से ही लोगों से कर्जा लेती है, तो बिल्कुल ये फॉर्म करता है कॉम्पोनेंट. सो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing ECBs. Devaluation decreases the currency risk associated with the ECBs. Select the correct option. So here, pause the video and just try to answer the question. So option number A here is the correct answer. Let's see how. So देखिए students, सो यूपीएससी ने ये चीज़ पूछ ली गई थी. एंड अगेन हमें पता है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड ऑल ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं. ठीक है, रिपीटेड थीम्स हैं ये, तो उसी में से ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है. अब वो कह रहे हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस फेडरल रिजर्व लगा लीजिए जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे. तो वो कह रहे हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि वो पैसा लोगों के पास नहीं दे रहे, कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. तो
ऑब्वियसली यहाँ पर अब इन्होंने क्या बात करी है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो वहाँ पे जो इन लोगों ने इन्वेस्ट करा है वो अब वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, बिल्कुल सही है। कैपिटल फ्लाइट, जब लोग बाहर जाएंगे तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट फर्म्स का बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है ये भी। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन होने का मतलब है कि अगर आपको पहले 70 रुपीज़ का $1 मिल रहा था, अब आपको मिल रहा है 90 रुपीज़ का $1 ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रेट्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है तो यू आर एट हायर करेंसी रेट एट रिस्क एंड नॉट एट लोअर करेंसी रिस्क। तो वो करेंसी को वॉलेटाइल बना देती है, ठीक है, वो अच्छा नहीं रखती करेंसी को, तो इसलिए थर्ड तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, ऑप्शन इज ए। Next question. In India, the credit rating agencies are regulated by RBI. The rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. So you have to select the correct answer option 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or 1, 2 and 3. Okay, so pause the video and try to answer the question. So here the answer option is option number B. Okay, B is the correct answer. Let's see how. So students, देखिए यहाँ पर एक simple सा स्टेटमेंट पूछ लिया गया है कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो इट इज़ अ बेसिक स्टेटमेंट विच एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट माइट नो कि इसको जो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसमें इसके जो रूल्स हैं वो आए थे 1999 में कि इसको ये रेगुलेट करेगा सेबी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जैसे ही आपकी वन स्टेटमेंट गलत होती है आप आंसर पर पहुंच जाते हो। ओके, सो जस्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ वन स्टेटमेंट यू कैन रीच डायरेक्टली टू द आंसर। बट सी, हमें अगले ईयर्स के लिए ये थीम एक बारी पढ़नी है। रेटिंग एजेंसी पॉपुलर नोन एज ICRA, ठीक है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल सही। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिकवर्क एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। एंड ब्रिकवर्क एस्टैब्लिश कब हुई थी? 2007 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। Okay students, next question. With reference to the Bank Board Bureau, again the basic of RBI, basis of RBI जो हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है जी, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, which of the following is correct? Governor of RBI is chairman of BBB. BBB recommends for the selection of head of public sector banks. It helps the banks to develop strategies and capital raising plans. Okay, so after you have to choose the correct answer. So correct option answer here is option number B. That is 2 and 3 only. So Bank Boards Bureau. So Governor of RBI है चेयरमैन बैंक बोर्ड ब्यूरो का. So this statement is completely wrong, क्योंकि गवर्नर ऑफ RBI चेयरमैन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ना आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक पर्सन को जो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का चेयरपर्सन होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है, बिल्कुल करता है। इट हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर स्ट्रैटेजीज, यस इट डज। सो अगेन बाय जस्ट एलिमिनेटिंग वन सिंपल statement, one basic statement, you can reach up directly to the answer. The next question is with reference to the convertible bonds. Consider the following statements. अब bonds के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अब भी आया है। Okay, so as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. So see, देखिए, एक हमारे पास होते हैं convertible bonds, दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है जब भी आपको दोबारा से पैसे की ज़रूरत है आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो किसी भी करेंसी में, एंड यहाँ नॉन कन्वर्टेबल है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते आप टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर इतना रिस्क नहीं उठा रहे। एंड यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल में यू आर ऑप्टिंग फॉर हायर रिस्क एंड हायर इंटरेस्ट रेट रिटर्न। Okay, so as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest, बिल्कुल सही है। The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to the rising consumer prices. Indexation मतलब कि inflation का already बीच में subsume कर लिया गया है। So correct answer is both 1 and 2, option number C. Okay, so next question is, in India, which one of the following is responsible for maintaining the price stability by controlling inflation? बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल, सबसे इजी। ये तो +2 मार्क्स, एक ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे सबको जिन्होंने बेसिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की। Okay students, so I hope this is clear to everyone. So this is the end of the discussion of 2022 economics PYQs prelims. Okay, तो अब हम next
लेक्चर में 2021 के सभी इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं. So, thank you. That's it for today. Next part will be uploaded tomorrow. Thank you. Do like, share, and subscribe. Unfold IAS. Thank you.